हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में कोशिका के बारे में चर्चा की थी और कोशिका की विभिन्न कोशिकांगों के बारे में चर्चा कर दी, जिसमें पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका का, मैंने इसे कोशिका की कंकाल तंत्र बताया था। फिर गोल्जिकाई की चर्चा की थी। गोल्जिकाई बेसिका वो जालिका होती है जिसमें से विभिन्न कोशिकांगों का निर्माण होता है। ये गोल्जिकाई लाइसोसोम्स का और एक्रोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम्स, जिसे मैंने कोशिका की आत्मघाती थैली के बताया था, जो है ये बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाती है, जिसका पीएच 4 से लेकर 5 तक होता है। दोस्तों, लाइसोसोम्स की बात की जाए तो वो लाइसोसोम्स आत्मघाती थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सभी कोशिकांगों का पाचन कर देती है। लाइसिस से याद रखना। राइबोसोम्स की बात की जाए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तारक की बात की जाए तो तारक गुणसूत्रों के विभाजन में, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अब हम आज चर्चा करेंगे रिक्तिका की या वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं आज। वैक्यूल्स या रिक्तिका। वैक्यूल्स या रिक्तिका के बारे में बात करते हैं आज। दोस्तों, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका का केंद्रक हो गया, ठीक है। अब वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स है। बेसिकली कोशिका में बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है। इसकी झिल्ली को हम पिनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये खाली जगह को रिक्तिका बोलते हैं। दोस्तों, रिक्तिका कोई कोशिकांग नहीं है, पहली बात ये चीज नोट कर लेना, रिक्तिका कोई कोशिकांग नहीं है। दोस्तों, रिक्तिका कोई कोशिकांग नहीं है, पहली बात। ये कोशिका द्रव्य में कुछ अलग सी पड़ी हुई संरचना है जो खाली रह गई है, उसे रिक्तिका बोलते हैं, जिसमें एयर फूड का संचय होता है। दोस्तों, रिक्तिका की आगे बात करते हैं। रिक्तिका को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अब आगे वो देखते हैं। फिर आगे 100 साल बाद में स्प्लिन जोनी नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने रिक्तिका को देखा। अब उन्हें एक भ्रम हो गया था। उन्होंने रिक्तिका को ऐसे संकुचित देखा, ये ऐसे हर देखी जैसे धड़क रही थी। तो उन्होंने ये मान लिया कि ये कोशिका का एक श्वसन अंग है। अब इन्होंने कोशिका का श्वसन अंग मान लिया। अब काफी दिनों तक ये कोशिका के श्वसन अंग के रूप में ही चलता रहा, पर आगे कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको किया कि ये कोशिका कोई कोशिका अंग नहीं है, ये कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य में अलग से पड़ी हुई खाली संरचना है। कोशिका द्रव्य में अलग से पड़ी हुई खाली संरचना है, इसलिए ये कोशिका अंग नहीं है। दोस्तों, ये पादप कोशिका की बात करें, अभी पादप कोशिका की बात करें हम, तो पादप कोशिका में ये रिक्तिका हो गई और ये केंद्रक हो गया, ठीक है। ये पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है आकार में, जिसके कारण ये केंद्रक साइड में खिसक जाता है। अब पादप कोशिका में ये साइड में खिसक गया, ठीक है। पर जंतु कोशिका की बात की जाए, ये जंतु कोशिका हो गई। ये जंतु कोशिका में ये बिखरा हुआ अवस्था में पाया जाता है, ये बिखरी हुई अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये केंद्रक तो छोटा है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, पर ये रिक्तिका से बड़ी दिख रही है। तो मैंने इसका जवाब दिया था, ये कोई रिक्तिका कोशिकांग नहीं है, केंद्रक कोशिकांग है, ठीक है। तो ये बड़ी हुई अवस्था में पाई जाएगी। मेनली
मेनली इसमें फूड का और एयर का इस संचय होता है। इस आधार पर इसे एक तो फूड, इसे भोज्य रिक्तिका, दूसरा एयर रिक्तिका, एयर या वायु रिक्तिका, एक संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रसधानी के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों वायु रिक्तिका की बात करूं तो ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही मिलेगी। दोस्तों वायु रिक्तिका की बात मैं करूंगा तो ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही मिलेगी। दोस्तों मैं रिक्तिका के बारे में एक चीज बताना भूल गया था, कार्य की बात की जाए तो मैंने ऐसे तो बता दिया था, फिर भी एक नोट कर लेना। भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना, दूसरा पानी का संग्रहण करना। दोस्तों हम दिन भर में 3-4 लीटर पानी पी जाते हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? वो पानी जाता है कोशिका के रिक्तिका के अंदर ही। तीसरी होती है और तीसरा काम हो गया इसका, कोशिका को उत्प्लावन प्रदान करना, कोशिका को उत्प्लावन प्रदान करना। तीसरा काम हो गया इसका, कोशिका को उत्प्लावन प्रदान करना, यानी कोशिका पदार्थों में तैरती रहे, ये काम करती है रिक्तिका। रिक्तिका में भरी होगी एयर, तो एयर के कारण ये तैरने लग जाएगी। दोस्तों मैं एयर की बात करूंगा तो एयर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं केंद्र की ओर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं केंद्र की ओर। केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम केंद्रक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी सबसे पहले? दोस्तों वैसे बेसिकली इसे देखा ल्यूवेनहॉक साहब ने था सबसे पहले, पर खोज की बात की जाएगी तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किसमें की थी? आर्किड के पेड़ में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। सबसे पहले आर्किड में इन्होंने केंद्रक को देखा था। अब बात करते हैं केंद्रक की। देखो केंद्रक की बात करें तो सबसे पहले यह नोट करना केंद्रक कि यह सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है। यह सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है। यह सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, तो दूसरा पॉइंट हो गया ऐसे केंद्रक एक ही पाया जाता है, पर मेनली एक ही पाया जाता है केंद्रक सभी कोशिकाओं में, पर कई कई कोशिका है जिसमें कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे बहुकेंद्रिकीय अवस्था भी कहते हैं। देखिए कुछ कोशिका में यह बहुकेंद्रिकीय अवस्था में पाया जाता है, केंद्रकीय भी पाया जाता है, या कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। उनमें मैं नाम लूँ तो वो एक तो पाया जाएगा सबसे अब हम पाएंगे कवक की या फंगी की, फंगस की या कवक की बात करेंगे, जिसमें कवक में भी बहुकेंद्रिकीय अवस्था में पाया जाता है। बहुकेंद्रक पाए जाते हैं कवक में भी। एक होगा एल्गी या शैवालों में। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं उनमें भी कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा अस्थिमज्जा की। अस्थिमज्जा में भी कई सारे केंद्रक
पाए जाते हैं। और एक और चीज़ है पेशी कोशिकाओं, पेशी कोशिका में भी कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो बात करूंगा ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। पहली बात याद रखना, केंद्रक सबसे बड़ा है, रिक्तिका नहीं है। आप रिक्तिका सोच लो, रिक्तिका कोई कोशिकांग ही नहीं है, मैंने भी बताया था आपको। बात करूंगा दूसरी बात में, सभी कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, पर कुछ कुछ कोशिकांग है जैसे कवक, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। कवक हो गया, कुछ सेवाल्स हो गए जिसे एल्गी बोलते हैं, अस्थि मज्जा हो गई, बोन मेरो, और पेशी तक मसल्स सेल्स में ये बहुकेंद्रिक अवस्था में पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। तीसरा, ये बेसिकली गोल अवस्था में पाए जाते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, गोल होते हैं। पर WBC की बात करूं मैं, करूंगा मैं, जिसमें यह चपटी अवस्था में भी पाए जाते हैं, या कटोरे में पालीनुमा सही शब्द होगा इसके लिए, चपटी नहीं, पालीनुमा अवस्था में भी पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका हो गई, और इसमें ये पालीयुक्त अवस्था में इस तरह ये केंद्रक हो गया, WBC में पाया जाएगा। चौथा पॉइंट मैं बात करूंगा। चौथा पॉइंट जो अब इस तरह याद रखना चौथा पॉइंट को, कि यह धोरी झिल्ली युक्त आवरण है, यह धोरी झिल्ली युक्त आवरण। अच्छा, इसमें धोरी झिल्ली पाई जाती है, पर मैंने पिछली क्लासों में बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में धोरी झिल्ली पाई जाती है। तो जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और एक केंद्रक को सम्मिलित कर लीजिए अब इसमें, जिसमें धोरी झिल्ली पाई जाती है। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ये भी। तो अब बात करेंगे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी धोरी झिल्ली है, और केंद्रक में भी 3 कोशिकांग है जिसमें धोरी झिल्ली है। पांचवी पॉइंट बात करेंगे अब, पांचवा पॉइंट, बेसिकली सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, पर आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, केंद्रक नहीं पाया जाता, पर कुछ अपवाद है, और अपवादों को ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जिसे वो अपवाद हो गए, कुछ अपवाद है, पर अब अपवाद को नोट करना, पर आरबीसी के केंद्रक में नहीं मिलता, पर ऊंट और लामा ऐसे जीव जंतु है, स्तनधारी जंतु है। आरबीसी में बात कर रहा हूं तो मैं स्तनधारी की बात कर रहा हूं, स्तनधारी जिसमें स्तन पाया जाता है वो स्तनधारी जंतु हो गए, जो बच्चे पैदा करते हैं वो स्तनधारी हो गए। तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स के केंद्रक नहीं पाया जाता, पर ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ थोड़ा सा, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को ही, आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऊंट और लामा की आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखा है, एक तो खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसमें, आर्किड के पौधों में। यह सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये याद रखना। ये कंट्रोलर है, सभी कोशिकांगों का कंट्रोल इसके हाथों में है, इसे कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। यह कंट्रोलर है, सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण यह करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये पॉइंट, सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, यानी कोशिका पर कंट्रोल करने वाला जी।
अब मैं रिपीट करना चाहूँगा एक बार। जैसे केंद्र की बात की मैंने, सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कहाँ पर की थी? आर्किड के पौधों में की थी। आर्किड के पौधों में। याद ऐसा रखना रॉबर्ट ब्राउन को। केंद्र क्या है? गोल है। केंद्र क्या है? गोल है। गोल क्या है? ब्राउन है। ये देखो मैंने ब्राउन बनाया, ब्राउन मुंडा है। केंद्र क्या है? ब्राउन मुंडा है। सेंटर क्या है? ब्राउन मुंडा है ना। न्यूक्लियस क्या है? ब्राउन मुंडा। यह सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है। याद रखना, सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट है। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है, पर कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जिसमें बहुकेंद्रक पाए जाते हैं। जैसे इसमें कई सारे केंद्रक पाए जाते हैं। उसमें याद रखना कवक, कुछ शैवाल्स होते हैं। कवक यानी फंगी हो गई, कुछ शैवाल यानी एल्गी, एल्गी भी लिखा हो सकता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, और पेशी कोशिका यानी मसल सेल्स में यह बहुकेंद्रक पाए जाते हैं। बात करूंगा मैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी ऐसे तो मेनली एक गोल होते हैं, पर डब्ल्यूबीसी की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी में यह चपटी अवस्था या पाली अवस्था में पाए जाते हैं। यह दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है। दोहरी झिल्ली युक्त जिसमें दो झिल्ली हो। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में दोहरी झिल्ली होती है। तीन कोशिकांग हो गए। ऐसे 3 कोशिकांग हो गए, एक तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इसमें दोहरी झिल्ली होती है। तीसरे 5वां पॉइंट बात करूंगा मैं आरबीसी की। आरबीसी की केंद्रक नहीं पाया जाता, पर ऊंट और लामा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता। याद रखना ये चीज, स्तनधारियों के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में, ये इंपॉर्टेंट है, में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पर ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में ये इसका काम क्या है? केंद्रक का कंट्रोल करना कोशिका का, सभी कोशिकाओं पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। कंट्रोलर ऑफ द सेल, ये मॉनिटर करता है, यही आज्ञा देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम्स को, सबको यही मेनली आज्ञा देगा। लाइसोसोम्स को आगे देगा कि कोशिका को नष्ट कर दे, सब कुछ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं इसकी संरचना की ओर। अभी मैं रहा हूं दोस्तों, मैं केंद्रक की संरचना के बारे में बात करूंगा। तो केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है। इसमें मैं दोहरी झिल्ली बना रहा हूं आपको। ये हो गई दोहरी झिल्ली। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है जिसमें जालनुमा या गुच्छे जैसे क्रोमेटिन पड़ा रहता है पूरे केंद्रक के अंदर। कहीं कहीं पर क्रोमेटिन गुच्छे एक जगह ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर उसे हम केंद्रिका बोल देंगे या न्यूक्लियोलस बोल देंगे। यह हो गई केंद्रिका, ये हो गई क्रोमेटिन जो डीएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। मात्रा की बात की जाऊँ तो 20% डीएनए होगा इसमें और 80% प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करूँगा, ये छिद्र भी होते हैं इसमें, जिसे केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियोपोर कहते हैं। अब इन न्यूक्लियोपोर का क्या काम है? न्यूक्लियोपोर का काम है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के पदार्थों का आदान प्रदान करना। किसमें होता है? केंद्रिका छिद्र या न्यूक्लियोपोर द्वारा होता है। इसमें एक गाढ़ा तरल पारदर्शी पदार्थ भी भरा होता है जिसे हम कैरियोप्लास्ट या कैरियोप्लाज्म या हम इसे केंद्रक द्रव्य भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इस केंद्रिका में आरआरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब ये आरआरएनए क्या करता है? आपको पता है आरआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण भी कौन कर रहा है? केंद्रिक कर रहा है। इसमें डीएनए पाया जा रहा है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों पाए जा रहे हैं। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ भी पाए जा रहे हैं। इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखें दोस्तों, गुणसूत्र आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि गुणसूत्र इस क्रोमेटिन से ही बनते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है
जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन सिकुड़ कर संपीड़ित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। तो ये क्रोमेटिन ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र पर होते हैं डीएनए और प्रोटीन। तो ये अपनी क्रोमेटिन क्या हो गई, आनुवंशिक पदार्थ वहन करने वाली चीज हो गई। यही आनुवंशिक पदार्थ माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, ये केंद्रक कितना जरूरी है। आपने एक क्लोन भेड़ है डॉली, उसका नाम सुना होगा। उस क्लोन भेड़ को डॉली का जनन कैसे हुआ, यानी कि पैदा कैसे हुई, वो उसके बारे में सुनिए। पहले एक कोशिका ली गई, कोशिका से ये केंद्रक बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। अब दूसरी भेड़ क्या कोशिका निकाली गई, उसमें केंद्रक जो बाहर निकाला था हमने, उन वैज्ञानिकों ने उसको डाल दिया, ठीक है। अब डॉली भेड़ जिसकी माँ है उसके गर्भाशय में इसको ट्रांसफर करा दिया गया, किसको, केंद्रक को, और डॉली भेड़ का जन्म हो गया। डॉली भेड़ क्लोन से बनी हुई पहली भेड़ है डॉली भेड़, आप इतना ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा केंद्रक के कार्य के बारे में, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया, ये कंट्रोल करता है। पहला, ये कोशिकांगों को कंट्रोल करता है, कोशिकांगों को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। दूसरा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जैसे केंद्रिका हो गई, केंद्रिका में पाया जाता है आरएनए, तो आरएनए क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, जिससे ये कॉपियां बना सकता है, जिससे ये विभाजन कर सकता है। दूसरा, तीसरा काम, इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं। तो ये आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थों का वहन करता है, आनुवांशिक पदार्थ का वहन करता है। अच्छा, आनुवांशिक पदार्थ, जैसे मैंने डॉली भेड़ का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही मैं लेता हूँ कि मनुष्य, जैसे मनुष्य है, माता पिता से बच्चों में जो जीन, जो लक्षण, जो माता पिता के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, वो भी यही करता है। डीएनए कारण होता है। डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन कहाँ है, केंद्रक में। तो केंद्रक इसका काम करता है, काम है इसका कोशिका का विभाजन करना है, कोशिका विभाजन करना। यानी कि अगर ये नहीं होगा तो कोशिका का निर्माण ही नहीं होगा, और कोशिका का निर्माण नहीं होगा तो एक शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये इसका बेसिकली काम हो गया, कोशिका को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है ये पूरी कोशिका का। प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, क्योंकि इसमें आरएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए आनुवांशिकी का अलग टॉपिक है, उसमें मैं बताऊंगा आरएनए क्या है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ का यह वहन भी करता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो गया, और ये कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। जैसे मैंने बताया, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन बेसिकली, क्रोमेटिन इकट्ठा होगा एक जगह तो गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सहायता हो गए। गुणसूत्र के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए, ये खूब है। अब मैं केंद्रिका के बारे में विस्तार से चर्चा करता हूँ। ये हो गई केंद्रिका। अब इस केंद्रिका के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रिका के बारे में चर्चा करें तो केंद्रिका, केंद्र के अंदर उपस्थित वो संरचना है जिसमें आरएनए उपस्थित होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। केंद्रिका के बारे में बात करूं, मैं यहां पर साइड में कर देता हूं। केंद्रिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले ये पूछा जाता है। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने केंद्रिका की खोज की थी। दूसरी बात, इसकी का नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया, तो बोमेन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इसका नाम दिया था। केंद्रिका कहाँ पाई जाएगी, देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रिका कहाँ पाई जाएगी, तो वो केंद्रिका पाई जाएगी केंद्रक के अंदर, ठीक है। इसका वर्णन किसने किया था, ये भी देख लेना। इसका वर्णन किया था देखिए, फोंटाना नाम की खोज की थी, और नामकरण किसने किया, बोमेन ने, और वैगनर नाम के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इसका वर्णन किया था। काम क्या है, बस इतना कार्य क्या याद रखना, ये आरएनए का निर्माण करता है, जिससे आरएनए का निर्माण करता है, राइबोसोमल आरएनए है, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण हो पाता है,
आरएनए का निर्माण जिससे प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, केंद्रक की बात करें सबसे पहले, तो केंद्रक में दोहरी झिल्ली युक्त आवरण है। दोहरी झिल्लियां 2 कोशिकांग है, उसमें भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी। ये बेसिकली क्रोमेटिन जालनुमा से स्ट्रक्चर पूरी कोशिका में फैला होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। बात करूं उनके रेशियो की, तो 20% डीएनए होता है और 80% प्रोटीन होता है। इसमें जहां पर जातक बच्चा हो जाता है वहां पर केंद्रिका बन जाती है। अब इसके अंदर कोशिका केंद्रक द्रव्य भरा होता है। इस केंद्रक द्रव्य को कोरियोप्लाज्म भी बोलते हैं या केंद्रक द्रव्य के नाम जानते हैं। बीच बीच में छेद है उसे न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, जिसे केंद्रक छिद्र भी बोलते हैं। ये केंद्रक छिद्र का बेसिकली काम यह है कि ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में कोशिकाओं का पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसके कार्य की बात करें तो कोशिकाओं को ये कंट्रोल करता है, पहला काम। दूसरा काम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तीसरा काम अनुवांशिक पदार्थों का वहन करता है। अनुवांशिक पदार्थ बेसिकली इसमें पाए जाते हैं, मैंने कोलोन डोली बेड का नाम भी दिया था। कोशिका विभाजन करता है क्या नाम से, केंद्रक। बात की जाऊँ मैं इस केंद्र की, तो केंद्रिका की बात की जाऊँगा, जिसके न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की थी। नामकरण किसने दिया? बोमेन ने दिया। वर्णन किसे किया था? बैंगलर्स नाम के बैगनर नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसका वर्णन किया था। तो तीनों अलग हो गए, खोज अलग होगी, फोंटाना, नामकरण बोमेन, वर्नर, बैगनर। कार्य क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि आरआरएनए का निर्माण करता है। आरआरएनए का, जिसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण हो पाता है। आरएनए की बात करूं तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी मैं इतना जान लीजिए, एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, जिससे अनुवांशिक ये ट्रांसफर आरएनए जिससे प्रोटीन का निर्माण हो पाता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।